नमस्कार। खेलों पर हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम खेल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। इस सप्ताह की शुरुआत ही भारत के लिए बेहद खास रही और भारत के डी गुकेश शतरंज की प्रतिष्ठित प्रतियोगिता कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। वहीं इंडियन प्रीमियर लीग में इस सप्ताह एक रिकॉर्ड तोड़ मैच देखने को मिला। इन सब खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं खेल आजकल की। भारत के डी गुकेश ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट अपने नाम किया। 17 वर्षीय गुकेश इस टूर्नामेंट को जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं। गुकेश विश्वनाथन आनंद के बाद कैंडिडेट्स जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं। अब गुकेश विश्व खिताब के लिए मौजूदा विश्व चैंपियन डिंग लिरेन को चुनौती देंगे। एक नजर डालते हैं डी गुकेश की उपलब्धियों पर। 29 मई 2006 को चेन्नई में जन्मे डी गुकेश ने 7 साल की आयु में शतरंज खेलना शुरू किया। डी गुकेश ने 15 जनवरी 2019 को 12 साल 7 महीने और 17 दिन की आयु में ग्रैंड मास्टर का तमगा हासिल किया। ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने वाले वे तीसरे सबसे युवा खिलाड़ी हैं। सितंबर 2022 में गुकेश पहली बार 2700 की रेटिंग तक पहुंचे थे। वे 2700 की रेटिंग हासिल करने वाले तीसरे सबसे युवा खिलाड़ी हैं। डी गुकेश अगस्त 2023 में 2750 की रेटिंग तक पहुंचे। वे 2750 की रेटिंग तक पहुंचने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। अक्टूबर 2022 में गुकेश ने मैग्नस कार्लसन को मात दी थी। विश्व चैंपियन बनने के बाद से कार्लसन को हराने वाले गुकेश सबसे युवा खिलाड़ी बने। गुकेश ने 2023 के शतरंज विश्व कप के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की। उन्हें क्वार्टर फाइनल में मैग्नस कार्लसन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। सितंबर 2023 की रेटिंग में गुकेश ने विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ दिया था। गुकेश ने 37 साल में पहली बार आनंद को हटाकर शीर्ष भारतीय शतरंज खिलाड़ी होने का गौरव हासिल किया। दिसंबर 2023 में गुकेश ने 2024 के कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया। गुकेश कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने वाले तीसरे सबसे युवा खिलाड़ी बने। अब डी गुकेश ने 17 साल की उम्र में कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है और वे इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट को जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। कैंडिडेट्स जीतने के बाद अब गुकेश विश्व खिताब के लिए मौजूदा विश्व चैंपियन डिंग लिरेन को चुनौती देंगे। अगर गुकेश विश्व चैंपियनशिप में लिरेन को मात देने में कामयाब रहते हैं तो वे सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन बन जाएंगे। इससे पहले गैरी कास्परोव और मैग्नस कार्लसन 22 साल की उम्र में विश्व चैंपियन बने थे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। दूरदर्शन के साथ खास बातचीत में डी गुकेश ने बताया कि उन्हें पूरा भरोसा था कि वे ये प्रतियोगिता जीतने में कामयाब रहेंगे। उन्होंने निरंतर समर्थन के लिए अपने प्रशंसकों का आभार प्रकट किया। गुकेश ने कहा कि वे विश्व चैंपियनशिप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे और चैंपियनशिप जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। What were your realistic expectations when you were leaving for this tournament? Yeah, the expectations were quite high. Just the first place mattered to me in this tournament, and that's what I've been aiming for since the time I qualified. On social media, you're being called the Iceman. There's no display of emotions, and it really helps in a game like chess. So, have you always been like this, or you have worked on this? No, I have always been a very emotional person. I mean, when I was younger, I used to be super impatient and super temperamental. But I did quite a lot of work with in regards to my emotional control and just my mental stability. I mean, it's just the normal work like yoga, meditation, but just over a long period of time. I'm happy it has improved quite a lot. And when you talk about yoga and meditation, the last round, what were your feelings? What were you going through? After I finished the last round, I was following the other game, and it was super stressful for me and my entire team.
Me and my coach Gayaski were watching the game live, and at some point we couldn't watch anymore, so we closed the laptop and went for a walk. And during the walk, we didn't see the game, and then later my father, I mean, after the result came, my father came and told me it's over. So quite a stressful moment, but I guess it was quite deserved as I played well throughout and I maintained a level head. So, yeah. And now you will have to face Ding Liren. So what is going to be the most challenging thing when you face Liren? Yeah, surely it's a strong player. I'm really excited to play the World Championship match. And the biggest challenge would be how I approach the match, and what kind of state I will be in. Obviously, I have a brief idea of uh, what I'm going to do and what kind of shape I want to be in, and achieving that state is going to be uh, the challenge. And interestingly, India is in the race to host that World Championship match. What is your take on that? What if the World Championship is being held in India? It would be very nice. I don't know many of the details yet. It's still a bit early. But playing at home is always special, and if it happens, it would be nice. But in general, I'm happy to play anywhere in the world. I mean, it's the World Championship. I always wanted to be there. So the place doesn't really matter. But of course, in India, playing at home would make the occasion even more special. What kind of guidance, advice you are getting from Vishwanathan Anand, because he is the most experienced person around you? Yeah, sure. Of course, he's been a huge inspiration from the start, and he has not only been an inspiration, a role model, but also a mentor. He has taken upon himself to develop the next generation of Indian chess. And without him, none of this would be possible. And we had some brief discussions. Before the candidates, we briefly discussed the tournament. I mean, nothing too much, but just talking with him casually, you can learn a lot of things. Such a great, knowledgeable person. So that was very nice, and he's a huge support, and I'm really lucky to have Vishy sir on, as my mentor. We just any particular message for all your fans who prayed for you to win the candidates and will now be praying for you to win that World Chess Championship, because we desperately need a World Chess Champion. It's been a long time. First of all, for all the prayers and all the support during the candidates, I can't thank everyone enough. It's been everything and more I could have hoped for. Even in Toronto, there were so many Indians, waiting for me just to, take photos and autographs. And not only that, but they were cheering me before the games and after the games. In general, there was so much love and support. And even coming back home to Chennai, even the airport, there was so much love. So I'm really grateful for all the love and support so far. And the World Championship, I hope everyone will enjoy this experience with me. And I can assure you that I don't know how the result will be. That is not in my control, but I will do everything possible, and I will give my absolute best to win the title. यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए खेल आजकल। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा।
समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। मेरे एक वोट से मोदी जी मेरे घर बिजली ले आए। अब मेरे वोट से सौर ऊर्जा से हर घर का बिजली बिल 0 होगा। ये है मोदी की गारंटी। और मेरी गारंटी, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का। वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। ब्रेक के बाद स्वागत है और अब बात करते हैं इंडियन प्रीमियर लीग से जुड़ी खबरों की। इंडियन प्रीमियर लीग में आज खेले जा रहे पहले मैच में गुजरात टाइटंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हो रहा है। आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। ताज़ा समाचार मिलने तक गुजरात ने 19 ओवर में 3 विकेट पर 185 रन बना लिए थे। आईपीएल में ये दोनों टीमों के बीच अब तक की कुल तीसरी भिड़ंत है। 2 बार बाजी गुजरात के हाथ लगी है, वहीं 1 बार आरसीबी ने जीत दर्ज की है। 8 दिन के दूसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आमने सामने होंगी। ये मुकाबला चेन्नई में खेला जाएगा। सनराइजर्स की टीम टूर्नामेंट में अब तक कुल 8 मैच खेल चुकी है, जिसमें उसे 5 में जीत हासिल हुई है और पॉइंट्स टेबल में वो तीसरे स्थान पर है। वहीं चेन्नई की टीम ने 8 मैच में से 4 में जीत दर्ज की है। वे अंक तालिका में 5वें पायदान पर हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल रहे ऑलराउंडर अक्षर पटेल का मानना है कि इस सीजन में उनकी टीम ने कुछ ऐसे मैच गंवाए जहां वे जीतने की स्थिति में थे। अक्षर ने कहा कि आईपीएल एक लंबा टूर्नामेंट है और इसमें हर टीम के पास वापसी का मौका बना रहता है। अक्षर पटेल से खास बात की हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अक्षर पटेल। अक्षर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि डीसी का ये वाला सीज़न कुछ खास नहीं रहा, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस दिन ब दिन बेहतरीन होती जा रही है। इंडियन टीम में भी आप उतना ही बेहतरीन कर रहे हैं जब भी आपको चांस मिलता है। तो इस बार का डीसी का परफॉर्मेंस में आपको क्या लगता है, कहाँ पे चूक रहेगी या फिर कहाँ पे शायद और आगे किया सकता था? अगर मैं अपने हिसाब से सोचे तो ऑब्वियसली लास्ट ईयर से तो बेहतर ही लग रहा है मुझे कि लास्ट ईयर जैसा गया था उससे बेटर है। तो वो एक पॉजिटिव ले रहे हैं हम कि लास्ट ईयर जो गया था उससे हम अच्छा कर रहे हैं। और बाकी अगर इस सीज़न की बात करें तो ऑब्वियसली जो चाह रहे थे वो नहीं हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक 2-3 मैच ऐसे थे, जैसे फर्स्ट मैच था पंजाब के अगेंस्ट, और उसके बाद दूसरा मैच भी जैसे मुंबई में भी था, हाई स्कोरिंग हो रहे हैं, लेकिन हमारे हाथ में गेंद था। लेकिन जो होता है कि बीच के ओवर में हम थोड़ा लैग कर गए थे, जैसे मिडिल पार्ट में जो एक्सलरेट करना होता है उसमें हम थोड़ा लैग कर गए थे। तो वो चीज़ लगता है कि 2-3 टाइम पे छोटी छोटी जो मूवमेंट्स होती है टीम में कि हमें कैप्चर करनी होती है, वो हम आई थिंक गंवा रहे। और बाकी 2-3 मैच में तो ऑब्वियसली हम आउटप्लेड हो गए। टीम मैनेजमेंट से बात करते हैं कि किस तरह से दोनों ही बैटिंग एंड बॉलिंग दोनों को आगे लेके आ सकते हैं। या ऑब्वियसली अगर मैं लीडर ग्रुप का पार्ट हूँ तो मैं ऋषभ, दादा, पॉन्टिंग, आमरे सर और होप्सी वो सब बैठते हैं, तो यही सब डिस्कस करते हैं हम कहाँ लैग कर रहे हैं और क्या हमारी गलतियाँ हो रही है। तो उसके हिसाब से हम बात करते हैं कि ये सब गलतियाँ हो रही है, हम उसको कैसे बेटर कर सकते हैं और उसमें हम क्या ज़्यादा और अच्छा करवा सकते हैं। कोई भी प्लेयर होता है तो उनसे कैसे अच्छा निकलवा सकते हैं, क्योंकि देखो आईपीएल बहुत लंबा टूर्नामेंट है। आप किसी बॉलर को ऐसे अंडर प्रेशर भी नहीं डाल सकते कि ऐसा बात भी कर सकते हो कि यार नहीं तेरे से नहीं हो रहा है, तुझे यही करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपको
माइंड में लेकर चलनी पड़ती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ही बॉलर को जाके बोल दो कि यार तू ये कर रहा है, तेरी ये गलती हो रही है, क्योंकि 14 मैच है, सबको अलग अलग खेलना पड़ेगा और हर टाइम पे अलग अलग रोल भी निभाना पड़ेगा। वर्ल्ड T20 इसके बाद ही स्टार्ट हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप पे प्रेशर है कि परफॉर्मेंस यहाँ पे और वहाँ पे दोनों जगह पे से मेरा पर्सनली तो मुझे पता ही है कि मैं लास्ट 3-4 साल से मेरा ऊपर नीचे होता रहता है, जब भी वर्ल्ड कप आता है कुछ ना कुछ हो जाता है। तो इस बार आई थिंक इस बार क्या, मैं जब लास्ट ईयर भी था कि तब भी मैं कभी इस तरह से नहीं खेलता हूँ कि यार मुझे IPL के बाद वर्ल्ड कप है तो वर्ल्ड कप के बारे में सोचना है, प्रेशर लेना, ये वो। मैं जब भी खेलता हूँ मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। मैं यही सोचता हूँ कि अगर मैं अपना अच्छा करता रहूँगा तो ऑटोमेटिक जगह बन जाएगी, और ज़्यादा ऐसे सोच ही नहीं जाऊँगा कि मुझे जगह बनानी है और उसके लिए मुझे अच्छा करना पड़ेगा, तो मैं अपने आप पे प्रेशर लेके और गलतियाँ करूँगा। तो मैं यही सोचता हूँ कि अभी IPL चल रहा है, IPL में काम करेंगे, जो एक मैच है नेक्स्ट मैच कैसा प्लान करेंगे जो जिस टीम के साथ होगा, तो इस हिसाब से मैं चलता हूँ, बाकी आगे की नहीं सोचता। बहुत शुक्रिया हमसे बात करें। तो ये तो अक्सर पटेल बता रहे थे कि प्रेशर ज़्यादा नहीं लेना चाहते अपने आप पे, लेकिन फोकस ज़रूर है कि IPL के बाद वर्ल्ड T20 में भी अगर परफॉर्मेंस करने का मौका मिल जाए। कहाँ पर्सन सुमित दिमाग के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए खेल आजकल। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। मेरे एक वोट से मेरे जैसी करोड़ों गृहिणियां बनी लखपति दीदी। अब मेरे ही वोट से 3 करोड़ और महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी। ये है मोदी की गारंटी और मेरी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। इंडियन प्रीमियर लीग में इस सप्ताह एक रिकॉर्ड तोड़ मैच देखने को मिला। पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा दिए गए 262 रन के लक्ष्य को हासिल कर लिया। यह इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास का ही नहीं बल्कि T20 क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा सफल रन चेज है। इंडियन प्रीमियर लीग में पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच एक रिकॉर्ड तोड़ मैच देखने को मिला। कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा दिए गए 262 रन के लक्ष्य को पंजाब किंग्स ने 2 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। यह इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास का सबसे बड़ा सफल रन चेज है। वहीं यह T20 क्रिकेट में भी सबसे बड़ा सफल रन चेज है। इस तरह इस मैच में एक नया विश्व रिकॉर्ड बना। इसके अलावा भी इस मैच में कई रिकॉर्ड्स टूटे। पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के मैच में इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में किसी एक मैच में सबसे ज्यादा 42 छक्के लगाए गए। वहीं पहली बार एक मैच में चारों सलामी बल्लेबाजों ने अर्धशतक लगाया। इस मैच में किसी एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी बना। पंजाब किंग्स ने अपनी पारी में रिकॉर्ड 24 छक्के लगाए। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। भारतीय पहलवान दीपक पुनिया की नजर मई में होने वाली ओलंपिक क्वालिफाइंग प्रतियोगिता पर है। दीपक को भरोसा है कि एशिया क्वालिफाइंग का मौका भले ही उनके हाथ से निकल गया, लेकिन वे अपनी मेहनत से विश्व क्वालिफाइंग में जरूर सफल होंगे। कसरत कर अपने आप को फिट रखते और लक्ष्य के प्रति खुद को मजबूत बनाते, ये हैं भारतीय पहलवान दीपक पूनिया, जिनका फिलहाल टारगेट पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना है। हालांकि पिछले दिनों जिस तरह से बारिश के चलते दीपक दुबई के एयरपोर्ट पर फंस गए और एशिया क्वालिफाइंग में हिस्सा नहीं ले पाए, उसका मलाल उनकी आंखों में साफ तौर पर दिखाई देता है। लेकिन फिर भी दीपक पूनिया को उम्मीद है कि अगले महीने होने वाले विश्व क्वालिफाइंग में वह जरूर सफल होंगे। ये लास्ट चांस है और मतलब जिम्मेवारी काफ़ी बढ़ चुकी है अभी, क्योंकि लास्ट चांस है और इस चीज़ का मेरे को दबाव नहीं लेना, अपना बिल्कुल फ्री माइंड होके और जो ट्रेनिंग हम कर रहे हैं अपना बस वो 100% हम करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि हम इस चीज़ में बहुत अच्छे से आगे बढ़ करेंगे। दीपक ने हांगजू में आयोजित हुए एशियन गेम्स में 86 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता था और मौजूदा समय में वह मानते हैं कि भले ही पिछला कुछ समय भारतीय कुश्ती के लिए सही न रहा हो, लेकिन एक बार फिर से देश की कुश्ती नए सिरे से
सामने आ रही है। दीपक इस बात को भी मानते हैं कि भारतीय कुश्ती बदलाव के दौर में है, जहां नए खिलाड़ी इस खेल में देश का मान बढ़ाने के लिए लगातार आगे आ रहे हैं। चेंज हो चुकी है हमारी कुश्ती और सोच भी हमारी काफ़ी बदल चुकी है कि हाँ, हम ओलंपिक से मेडल जीत के ला सकते हैं। पहले सोच ये थी कि हम ओलंपिक खेलने के लिए जा रहे हैं, बस अभी सोच ये है कि हम ओलंपिक में जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, बस यही सोच है कि हम ओलंपिक में अपने देश के लिए मेडल जीतने के लिए जा रहे हैं। तो हमारी सोच काफ़ी डेवलप हुई है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं इस ओलंपिक से। हमारे को यही उम्मीद है कि काफ़ी मेडल हमारे देश के बढ़े और आने वाले और जो जूनियर बच्चे हों वे भी इससे इंस्पिरेशन लें और देश के लिए अच्छा करें। ये सच है कि भारतीय पहलवानों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में खेलने का मौका इस बार कम मिला है, लेकिन इरादों में मजबूती बिल्कुल भी कम नहीं हुई है और शायद यही बात सफलता का बड़ा मंत्र भी साबित हो सकती है। गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो पिछले दिनों ओलंपियन पहलवान दीपक पुनिया एशियाई कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर में भाग लेने से चूक गए। दुबई में खराब मौसम के चलते उनकी फ्लाइट में देरी हुई। ऐसे में अब भारतीय पहलवान दीपक पुनिया की नज़र विश्व क्वालिफाइंग स्पर्धा पर है। दीपक से उनकी आगे की तैयारियों पर खास बात की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। दुबई में फंसे होने की वजह से बिश्केक में एशिया क्वालिफाइंग टूर्नामेंट नहीं खेल पाने वाले दीपक पुनिया पहलवान इस वक्त हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं और इस बात को जानते हैं कि पेरिस ओलंपिक के लिए जो क्वालिफाइंग टूर्नामेंट था उसमें वो नहीं खेल पाए, अब आगे वो किस तरह से देख रहे हैं। दीपक, सबसे पहला सवाल, जिस तरह की ये जो कंट्रोवर्सी सामने आई, जिस तरह से आप लोग दुबई एयरपोर्ट पे ही रह गए, वहाँ तूफान क्योंकि आया और उसके बाद से आपकी जो बिश्केक की जो अगली फ़्लाइट थी उसको आप नहीं ले पाए थे, तो इसके चक्कर में आपका जो एशिया का जो क्वालिफाइंग था, जो कि पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग टूर्नामेंट था, वो छूटा। उस बारे में बताइए, उसके बारे में विस्तार से बताइए, क्या कुछ हुआ। देखिए सर, हम पूरी तैयारी के साथ चले थे, रसिया से अच्छी ट्रेनिंग के साथ बिल्कुल, और हमारा प्लान एकदम परफेक्ट था। हम 3 दिन पहले बिश्केक पहुंचने वाले थे, तो हम 16 तारीख को मॉर्निंग में ही दुबई में पहुंच चुके थे और 16 तारीख को शाम को ही हम बिश्केक पहुंच जाते। तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब बारिश होने लगी वहाँ पे, तो इसलिए फ़्लाइट कैंसिल करने लग गए। तो फिर ये था कि हाँ, कल मिल जाएगी फ़्लाइट। फिर हमने और भी काफ़ी ट्राई की, कहीं और से फ़्लाइट हो, कोई अलग फ़्लाइट हो, कहीं अलग से जाती हो, पर वो सब चीज़ें नहीं हो पाई। तो हम 3 दिन की हमारी जर्नी थी जो वो एयरपोर्ट पे बीती, और वहीं पे मैंने एयरपोर्ट के ऊपर ही मैंने अपनी जो ट्रेनिंग थी, जो वेट कम करना था मेरे को, वो सब भी किया मैंने वहीं पे। और बस अपने आप को मोटिवेट कर रहा था कि मेरे को मतलब लास्ट तक स्ट्रॉन्ग रहना है और अपना बेस्ट देना है, और जो होगा वो अच्छा ही होगा। आपके पास वर्ल्ड क्वालिफाइंग का मौका है, तो उसको किस तरह से देख रहे हैं? कितना बड़ा ये मौका रहेगा वर्ल्ड क्वालिफाइंग का जो अब टूर्नामेंट है? देखिए सर, मेरे लिए एशिया क्वालिफाई था जो ये मतलब थोड़ा सा इजी क्वालिफाई था, और मैं ये था कि मेरे पास एक मौका और भी है। मेरे पास चांस था कि एशिया क्वालिफाई के बाद मेरे पास वर्ल्ड क्वालिफाई भी एक मौका और भी है, और ये मेरे लिए एशिया क्वालिफाई इजी भी था। ओनली मतलब 2 कुश्ती में ही जीतते ही मेरा क्वालिफाई हो जाना था, तो वो चीज़ अभी नहीं हो पाई। तो मेरा भी फोकस, और मैं बिल्कुल अपने माइंड से भी स्ट्रॉन्ग हूँ कि मेरे को वर्ल्ड चैम्पियनशिप में अपना बेस्ट करना है, और ये लास्ट चांस है, तो मैं अपना पूरा फोकस अभी उसी चीज़ पे लगा रहा हूँ कि मैं अपना बेस्ट कर सकूँ वहाँ पे, और कोई भी ओवर जो प्रेशर नहीं लेना मेरे को, और कॉन्फिडेंस में नहीं रहना किसी भी चीज़ में। बस ये है कि अपना जिस काम पे लगा हुआ हूँ बस उसी चीज़ पे रहूँ, किसी चीज़ का प्रेशर ना लूँ और अपना बेस्ट दूँ। किस वजह से मान रहे हैं कि जो एशिया क्वालिफाइंग था वो इजी था और अब वर्ल्ड क्वालिफाइंग थोड़ा कठिन होगा? देखिए सर, हमारी जो पहले वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी उसमें एशिया के जो 3 पहलवान थे, वो पहले ही जो अच्छे पहलवान थे, 3 पहलवान, वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में क्वालिफाई कर चुके थे। तो अभी जो एशिया क्वालिफाई था, अभी उसमें से एशिया में से जो 3 अच्छे रेसलर थे वो तो निकल भी चुके थे, तो वो तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे थे। तो उस चीज़ को लेके फिर मेरा ये था कि इसमें तो हो जाएगा मेरा आराम से, बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। तो फिर अभी नहीं हुआ, तो भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा है वो हमारे लिए कि हम वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मतलब मजबूती के साथ क्वालिफाई करें, और इसी चीज़ को मैं सोचते हुए अपने आप को मोटिवेट करता हूँ और
अपना वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपना बेस्ट देंगे बिल्कुल। तो ये हैं दीपक पूनिया, जिनको जो अब फिलहाल अपना सारा ध्यान जो है वो वर्ल्ड क्वालिफाइंग में लगा रहे हैं, जो कि तुर्की में आयोजित होगी, और ये एक तरह से आखिरी प्रतियोगिता होगी पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने के लिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दबाव जो होगा वो जाहिर तौर पर होगा, लेकिन दीपक जो हैं वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो अपने दांव पेच से इस दबाव को दूर रखें और पेरिस ओलंपिक का टिकट कटाएं। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो खेल आजकल में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।